एक आने वाले समय में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, बेघर होना और आम लोगों के बीच अशांति लॉस एंजल्स को क्राइम की महामारी में धकेल देगी। क्योंकि जेलें बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, इसीलिए हिंसक अपराधियों को रोकने के लिए रेड जोन बनाए गए हैं। फिर भी रोज ड्यूटी के दौरान बहुत से पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। सरकार एक नया कोर्ट सिस्टम बनाती है जिसका नाम मर्सी कोर्ट है, जिसमें फैसला देने से लेकर सजा सुनाने तक सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। इस सिस्टम की वजह से लंबी अदालत की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और आरोपी को कुछ ही घंटों में सजा दे दी जाती है। इस सिस्टम में पहले से मान लिया जाता है कि आरोपी दोषी है जब तक वह खुद को बेगुनाह साबित न कर दे। 2 साल में इस प्रोग्राम के तहत 18 लोगों को मौत की सजा दी गई और अपराधों में 68% कमी आ गई। एक अदालत में डिटेक्टिव क्रिस कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने स्क्रीन पर मर्सी प्रोग्राम का प्रचार करने वाला वीडियो चल रहा है। अचानक एआई जज मैडॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देती है और कहती हैं कि अब सुनवाई शुरू हो सकती है क्योंकि क्रिस का नशा उतर चुका है। वह बताती हैं कि क्रिस लगभग 6 घंटे बेहोश था और उससे सच बोलने की शपथ लेने को कहती हैं। शपथ लेने के बाद मैडॉक्स उसे बताती हैं कि उस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। बॉडी कैम फुटेज में पुलिस की एक टीम क्रिस के घर में घुसती हुई दिखती है। पुलिस निकोल को खून से सना हुआ जमीन पर पड़ा पाती है और उनकी बेटी ब्रिक उसके पास रो रही होती है। निकोल को चाकू से घायल किया गया है और वह मरने से पहले पुलिस को बताती है कि यह क्रिस ने किया। मैडॉक्स कहती है कि घटना के समय घर में सिर्फ क्रिस और निकोल ही थे। क्रिस खुद को निर्दोष बताता है। एआई का कहना है कि 97.5% संभावना है कि वही दोषी है। अगर वह दोषी होने की संभावना 92% से कम नहीं कर पाया तो उसे मौत की सजा मिलेगी और उसके पास सिर्फ 90 मिनट हैं। अगर वह केस हार गया तो जिस कुर्सी पर वह बंधा है वही उसे एक ध्वनि तरंग के झटके से मार देगी। रिकॉर्ड के अनुसार वह ऑफिस पहुंचा लेकिन कार से नहीं उतरा। इसके बजाय वह घर चला गया। निकोल ने उसे अंदर आने नहीं दिया और कहा कि वह वकील के माध्यम से बात करे। गुस्से में क्रिस ने कैमरे पर मुक्का मारा और अपनी चाबी से दरवाजा खोला। फुटेज से पता चलता है कि वह 26 मिनट घर के अंदर रहा। जांच के अनुसार हमला करने वाला दाहिने हाथ से वार करने वाला व्यक्ति था। क्रिस के कपड़ों पर उसकी पत्नी के खून के ताजा धब्बे पाए गए। घर से जाने के बाद वह शराब पीने बार गया। बार के कैमरे में वह बहुत नशे में पुलिस से लड़ता दिखता है। वह भागता है, एक व्यक्ति की गाड़ी छीन लेता है लेकिन पुलिस उसे पकड़कर बेहोश कर देती है। क्रिस को इनमें से कुछ भी याद नहीं है और मैडॉक्स इसका दोष शराब पर डालता है। क्रिस अपनी बेटी ब्रिट से बात करना चाहता है लेकिन कोर्ट के नियम कहते हैं कि केवल गवाहों को ही बुलाया जा सकता है और नाबालिग बच्चों को ट्रायल से दूर रखा जाता है। फिलहाल ब्रिट अपने नाना नानी के घर पर रह रही है। कोर्ट के नियमों के अनुसार आरोपी अपने स्पॉन्सर से संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पर रॉब नाम के व्यक्ति का वीडियो चलता है जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़ा है और वह क्रिस को डांट रहा है कि जब उसे शराब पीने की इच्छा हुई तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। रॉब निकोल के साथ काम करता था और जब निकोल काम पर नहीं पहुंची तो उसी ने पुलिस को सूचना दी। क्रिस और निकोल ने 20 साल पहले डेटिंग शुरू की और 3 साल बाद शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी ब्रिट पैदा हुई। उनकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी लेकिन ड्यूटी के समय क्रिस के साथी रे की मौत हो गई, जिसके सदमे में वह फिर से शराब पीने लगा। शराब की वजह से घर में तनाव बढ़ा और निकोल ने तलाक पर विचार करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि पिछले 6 महीनों में क्रिस 57 बार गुस्से में आ चुका था। एक वीडियो में ब्रिट किसी अनजान लड़के से बातचीत करती दिखती है। जांच में सामने आता है कि ब्रिट के गुप्त सोशल मीडिया अकाउंट हैं जहां वह अपनी पार्टी वाली तस्वीरें डालती है। ब्रिट अपनी दोस्त से कहती है कि उसकी मां दुखी रहती है और उसके पिता जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जब ब्रिट क्रिस को कॉल करती है तो क्रिस भावुक हो जाता है और कहता है कि उसने उसकी मां को नहीं मारा। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसके बचाव के लिए सिर्फ 1 घंटा 8 मिनट बाकी हैं। घर के लिविंग रूम में एक टूटा हुआ फूलदान पड़ा है जिससे लगता है कि निकोल ने बचाव करने की कोशिश की थी। किचन की दीवार पर खून के निशान और ब्रिट के खून लगे पैरों के निशान मिले जिससे संघर्ष का संकेत मिलता है। चाकुओं के सेट में से एक चाकू गायब है जो हत्या में इस्तेमाल हथियार जैसा है। उस चाकू पर क्रिस के उंगलियों के निशान मिले हैं लेकिन वह सफाई देता है कि उसने उसे सिर्फ खाना बनाने में इस्तेमाल किया था। जांच में घर से ऐसे सबूत मिले जो क्रिस के डीएनए से मेल खाते हैं। पता चलता है कि निकोल के पास एक और गुप्त फोन था जो सरकारी सिस्टम में दर्ज नहीं था। उस फोन से सिर्फ एक अज्ञात नंबर पर कॉल और मैसेज भेजे गए थे। जब सिस्टम उस संदिग्ध नंबर पर कॉल करता है तो सामने वाला तुरंत कॉल काट देता है। कॉल से लोकेशन मिल जाती है और जैक तुरंत वहां पहुंचने निकल जाती है। फोन की लोकेशन एक होटल में मिलती है और वहां मौजूद पैट्रिक नाम का व्यक्ति भागने की कोशिश करता है। पुलिस को देखकर वह अंदर की ओर भागता है और उसके पीछे पुलिस दौड़ पड़ती है। टीन मैडॉक्स उसकी जानकारी
जानकारी चेक करता है और जानता है कि वह पेशे से शेफ है। वह किराया समय पर नहीं दे पाया था और उस पर सोशल सिक्योरिटी धोखाधड़ी के मामले में 2 बार जांच हो चुकी है। पुलिस वाले होटल में पैट्रिक के पीछे भागते हैं, लेकिन वह ऐसी जगह से निकल जाता है जहां कैमरे नहीं लगे होते, इसलिए वह बच जाता है। जैक ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन पैट्रिक को छत पर देख लेता है और पुलिस वाले वहां उसके पीछे जाते हैं। आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं और नीचे गिरते हुए भी उसे काबू में कर लेते हैं। पैट्रिक कहता है कि वह बेगुनाह है और वह सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे ही दोषी मान लेगी। क्रिस को समझ नहीं आता कि निकोल पैट्रिक के साथ क्यों थी। तब पैट्रिक कहता है कि उसने निकोल को वह चीजें दी जो क्रिस नहीं दे पाया। वह कहता है कि उसने निकोल के साथ फ्लर्ट किया था और वे डेट पर भी गए थे, लेकिन बात कभी आगे नहीं बढ़ी। निकोल उससे छुपकर बात करना चाहती थी, इसलिए उसने अलग और अस्थायी फोन खरीदे। मैडॉक्स को वीडियो सबूत मिल जाता है कि पैट्रिक उस दिन काम पर था। कैमरों की रिकॉर्डिंग भी यह साबित करती है, इसलिए वह हत्यारा नहीं हो सकता। पैट्रिक कहता है कि क्रिस ने परिवार पर ध्यान नहीं दिया और निकोल को सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे समझे और सहारा दे। फिर भी जैक उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। अब 43 मिनट बचे हैं और क्रिस के दोषी होने की संभावना 98% तक बढ़ गया है क्योंकि क्रिस के पास हत्या का कारण था। क्रिस बताता है कि निकोल को उसकी छुपाई हुई शराब की बोतल मिल गई थी। वह करीब 1 साल से दोबारा शराब पीने लगा था। कुछ समय पहले निकोल ने उसे शराब पीते पकड़ लिया। वह गुस्सा हुई और तब उसे समझ आया कि उसे शराब से समस्या है। वह AA मीटिंग में जाने लगा और रॉब से मिला, जिसने उसे कुछ समय के लिए नशे से दूर रहने में मदद की, लेकिन रे की मौत से उसे गहरा आघात लगा। एक और वीडियो में रे और क्रिस एक पुलिस कार से दूसरी गाड़ी में बैठे एक क्रिमिनल से मिलने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय क्रिस को निकोल का फोन आया तो रे अकेला ही बाहर चला गया। अपराधी ने रे पर गोली चलाई और उसे धक्का देकर मार डाला। क्रिस ने रे को बचाने की कोशिश की, पर साथ ही अपराधी का पीछा भी किया। उसने अपनी कार को अपराधी की कार से टकरा दी, जिससे वह पलट गई। इसी बीच रे की मौत हो गई। क्रिस ने फिर उस आदमी का पीछा किया और उसे गिरफ्तार किया, पर अदालत ने उसे निर्दोष मान लिया। क्रिस को अफसोस होता है कि उसने उसे वहीं खत्म क्यों नहीं किया। मैडॉक्स पुरानी बात छोड़कर उससे आज का दिन याद करने को कहता है। वह बताता है कि जब वह काम पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बोतल कार में नहीं थी और उसे पता था कि निकोल को वह मिल गई है, इसलिए वह घर चला गया। आखिर में उनकी बहस हो गई और क्रिस ने फूलदान तोड़ दिया जो उसे वह बहुत पसंद था। टूटे हुए कांच से उसे चोट लगी, इसीलिए उसके कपड़ों पर उसका थोड़ा खून लगा था। उसके बाद की घटना उसे याद नहीं। मैडॉक्स उसे याद दिलाता है कि उसके पास अभी भी 43 मिनट है। निकोल के कॉन्टैक्ट्स देखने के बाद क्रिस जेल में पैट्रिक को फोन करके पूछता है कि क्या निकोल किसी मुसीबत में थी। पैट्रिक ने बताया कि निकोल अपने ऑफिस के काम को लेकर बहुत तनाव में थी क्योंकि कुछ केमिकल चोरी हो गए थे, इसलिए उसे अपने ही सहकर्मियों पर नजर रखनी पड़ी और शक करना पड़ा। क्रिस को शक होता है कि शायद यह निकोल के ऑफिस का ही कोई व्यक्ति था, लेकिन मैडॉक्स कहता है कि वे लोग रविवार की पार्टी के बाद से इलाके में दिखाई नहीं दिए। इसके बाद क्रिस जैक को उस कंपनी में भेजता है जहां निकोल नौकरी करती थी। इसके बाद क्रिस उन गाड़ियों की वीडियो मंगवाता है जो पार्टी में आई थीं और देखता है कि रॉब की कार में 3 और लोग बैठे थे। क्रिस रॉब को फोन करके पूछता है कि उसने किन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा कर लाया था। रॉब नाम बताता है और कहता है कि वे लोग उसके साथ वापस नहीं गए और अगले दिन काम पर भी नहीं आए। घबराकर क्रिस ब्रिट का पिछली रात वाला वीडियो दोबारा देखता है और समय भी ध्यान से जांचता है। ब्रिट उस समय नाराज हुई जब क्रिस ऑफिस में था, इसलिए वह निकोल को रुलाने वाला नहीं हो सकता। चूंकि ब्रिट गवाह हो सकती है, इसलिए मैडॉक्स उसे कॉल करने की अनुमति देता है। ब्रिट नाराज है क्योंकि उसने क्रिस की गिरफ्तारी का वीडियो देखा और उसे लगा कि वह छुपकर शराब पी रहा था। इंटरनेट पर लोग क्रिस को दोषी मान रहे हैं और ब्रिट भी सोच रही है कि कहीं ये सच तो नहीं। क्रिस पूछता है कि पिछली रात उसने क्या सुना, तो ब्रिट बताती है कि उसने निकोल को रोते और घर के आसपास अजीब आवाजें सुनी। उसके सोशल मीडिया पर एक वीडियो में वह घर में आवाजें ढूंढती हुई दिखती है और क्रिस नोटिस करता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला है। वे लोग आमतौर पर वह दरवाजा नहीं खोलते और ब्रिट कहती है कि वह वहां गई ही नहीं थी। क्रिस मैडॉक्स से इमेज साफ करने के लिए कहता है और उसे दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ दिखाई देता है। पार्टी में आया एक आदमी बाहर नहीं गया और 2 दिन तक तहखाने में छुपा रहा। उस अजनबी की पहचान जानने के लिए वे कंपनी का कंप्यूटर डेटा चेक करते हैं। ईमेल से पता चलता है कि कोई 6 महीने से 300 किलो केमिकल की चोरी छुपाने के लिए रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर रहा था। जो केमिकल गायब है वह यूरिया के दाने हैं, जिनका उपयोग खाद,
त्वचा से जुड़े प्रोडक्ट्स और कुछ गैरकानूनी कामों में होता है जो रेड जोन में ज्यादा चलते हैं। एक अजीब ईमेल में निकोल को बंदरगाह पर मिलने बुलाया गया था, इसलिए क्रिस उस मुलाकात की वीडियो रिकॉर्डिंग खोजता है। वीडियो में निकोल और होल्ट की बहस दिखती है, जहां होल्ट उसे पुलिस के पास न जाने और कुछ दिन रुकने को कहता है। निकोल ने मना कर दिया क्योंकि उसकी नौकरी खतरे में थी और गुस्से में होल्ट ने अपना सामान फेंक दिया। उसके ईमेल से पता चलता है कि वह जुआ खेलने का आदी है। उसके पैसों की जांच से पता चलता है कि वह बहुत कर्ज में है और रॉब उसकी मदद कर रहा है। इससे क्रिस के गुनाह होने की संभावना 94.7% तक कम हो जाती है। इसके बाद क्रिस रॉब को फोन करता है, लेकिन कॉल होल्ट उठाता है। वह क्रिस को शुभकामनाएं देता है और रॉब को खोजने के लिए चला जाता है। कॉल पर इंतजार करते समय मैडॉक्स हत्या के समय होल्ट कहां था यह पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। क्रिस कहता है कि पड़ोसी का कैमरा दोबारा देखो, उसमें झाड़ियों में कुछ हिलता दिखता है, लेकिन वीडियो अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद होल्ट फोन पर वापस आता है और कहता है कि उसे रॉब नहीं मिला। क्रिस उस पर केमिकल चुराने का इल्जाम लगाता है तो होल्ट सच्चाई बताता है, केमिकल रॉब ही चुरा रहा था। होल्ट को लगता था कि वह रॉब का कर्जदार है, इसलिए उसने निकोल वाले मामले में उसका साथ दिया। अब रॉब गायब है और एक सहकर्मी बताता है कि वह ट्रक लेकर गया है। होल्ट ये भी बताता है कि रॉब कल ऑफिस नहीं आया और उसे आखिरी बार पार्टी में देखा गया था। उस दिन रॉब ने होल्ट से कहा कि बाकी लोगों को कार में ले जाओ, वह खुद थोड़ी देर रुकेगा। मैडॉक्स ट्रक की लोकेशन ढूंढता है और क्रिस जैक को उसके पीछे भेजता है, क्योंकि रॉब के पास हथियार का लाइसेंस भी है। उसी समय पड़ोसियों का फुटेज आखिरकार अपलोड हो जाता है और वे रॉब को पड़ोसी की कार की डिक्की से बाहर आते हुए देखते हैं। इससे क्रिस के दोषी होने की संभावना 93.4% हो जाती है, लेकिन सिर्फ 19 मिनट बाकी हैं। तब क्रिस अपने साथियों को रॉब के बारे में बताता है। जैक और यह टीम रॉब के घर को घेर लेती है और अंदर घुस जाती है, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलता। क्रिस समझ जाता है कि रॉब ने ट्रैकिंग डिवाइस ट्रक से निकालकर घर पर छोड़ दिया है। मैडॉक्स ट्रक ढूंढती है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं मिलती, यानी रॉब ने उन्हें हटा दिया है। क्रिस कहता है कि सभी वाइकिंग कंपनी के ट्रकों पर नजर रखी जाए। रॉब के घर में एक फटी फोटो मिलती है जिसमें किसी का हाथ दिख रहा है। रॉब अनाथालय में बड़ा हुआ था और उसके रिकॉर्ड गायब थे, इसलिए जानकारी ढूंढने में समय लगेगा। गैराज में पुलिस को केमिकल और जले हुए सबूत मिलते हैं। उपकरणों से पता चलता है कि वह सिर्फ बेच नहीं रहा था, वह केमिकल को गलत कामों के लिए तैयार कर रहा था। वहां ट्रक की नंबर प्लेटें और एक किताब मिलती है जिसमें बम बनाना सिखाया गया है। अगर वह बम बना रहा है तो उसे कहां इस्तेमाल करेगा, यह पता लगाना जरूरी है। अचानक कैमरों को सड़क पर एक ट्रक बहुत तेजी से शहर की ओर जाता हुआ मिलता है। उसी समय मैडॉक्स को पुरानी तस्वीर का बाकी हिस्सा मिलता है और पता चलता है कि दूसरा लड़का डेविड है, जो मर्सी द्वारा मारा गया पहला क्रिमिनल था। डेविड और रॉब भाई थे। डेविड की मौत के बाद रॉब ने क्रिस से दोस्ती की, जो शायद बदले की योजना का हिस्सा था। क्रिस समझ जाता है कि रॉब बदला लेना चाहता है और बम अदालत में ले जा रहा है। फिर एक ड्रोन के माध्यम से साफ हो जाता है कि ट्रक रॉब ही चला रहा है। वह अपने बगल में बैठे किसी से बात कर रहा है, पर कैमरे में दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा। शक होने पर क्रिस ब्रिट को फोन करता है, पर फोन उसके ससुर उठाते हैं। वे कहते हैं कि ब्रिट बाहर गया है। क्रिस अपने ससुराल वालों का सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है और पता चलता है कि रॉब ने ब्रिट को किडनैप कर लिया है। उसी समय रॉब के गैराज में पुलिस को एक टाइमर मिलता है। पुलिस भागती है और ज्यादातर लोग धमाके से पहले बाहर निकल जाते हैं। कई अफसर घायल हो जाते हैं और क्रिस जैक से संपर्क नहीं कर पाता। गैराज वाला बम छोटा था, असली बड़ा बम ट्रक में है। इसका मतलब है कि यह पूरे शहर को उड़ा देगा। फिर जैक क्रिस को फोन करके बताता है कि वह सुरक्षित है और ट्रक का पीछा करेगा। अब सिस्टम में क्रिस पूरी तरह निर्दोष साबित हो जाता है। मैडॉक्स ट्रायल रोकना चाहता है, लेकिन क्रिस मना कर देता है क्योंकि वह रॉब को रोकने के लिए सिस्टम का एक्सेस बनाए रखना चाहता है। जब मैडॉक्स उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं और कुर्सी उसे मार सकती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह पूरे शहर को बचाना चाहता है। क्रिस की यह भावनात्मक बात सुनकर मैडॉक्स कंफ्यूज हो जाता है और उसका सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसलिए क्रिस मैडॉक्स को समझाता है कि अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो सब लोगों की जान बच सकती है। आखिर में मैडॉक्स मान जाता है और ट्रायल को जारी रहने देता है। इस समय पुलिस की कई गाड़ियां उस ट्रक के पीछे लगी हुई हैं जिसमें रॉब है। पुलिस कई बार ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉब हर बार उनसे बच जाता है या उनकी गाड़ियों को टक्कर मार देता है। जब टीवी न्यूज में यह पीछा दिखाया जाने लगता है तो रॉब और तेज गाड़ी चलाता है और रास्ते में आने वाली आम गाड़ियों को भी टक्कर मार देता है।
एक पुलिस गाड़ी एक स्टोर से टकरा जाती है। जब ट्रक पुल पर पहुंचता है तब स्वाट टीम का हेलीकॉप्टर आता है और एक एजेंट को रस्सी से नीचे उतारने की कोशिश करता है। पुलिस की कारें आगे रास्ता बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रॉब बहुत तेजी से उनके बीच से निकल जाता है, इसलिए हेलीकॉप्टर से उतरने वाला एजेंट ट्रक पर उतर ही नहीं पाता। जैक के पास कोई और तरीका नहीं बचता, इसीलिए वह अपने लोगों को आदेश देता है कि किसी भी तरह रॉब को ट्रक से बाहर निकालो। क्रिस उसे याद दिलाता है कि ट्रक में ब्रिट भी है, लेकिन जैक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। पुलिस एक छोटी रिमोट कंट्रोल कार भेजती है जिसमें बम लगा होता है और वह ट्रक के नीचे पहुंच जाती है, लेकिन रिमोट का कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए बम फट ही नहीं पाता। क्रिस को शक होता है कि शायद मैडॉक्स ने सिस्टम हैक करके इसे रोका है, लेकिन मैडॉक्स कोई जवाब नहीं देता। जब सिर्फ 4 मिनट बचते हैं तब मैडॉक्स पूरे इलाके को खाली करने का अलर्ट भेज देता है। क्रिस रॉब को समझाने की कोशिश करता है। गुस्से में रॉब कहता है कि उसका भाई डेविड निर्दोष था। जैसे ही रॉब और कुछ बताने वाला होता है, जैक अचानक गोली चला देता है। उसके बाद ट्रक जाकर सीधे कोर्ट की बिल्डिंग से टकरा जाता है। उसी समय इलेक्ट्रिक चेयर चालू होने लगती है और क्रिस को मारने की तैयारी शुरू हो जाती है। कोर्ट की लॉबी में रॉब ब्रिट को अपने सामने ढाल की तरह पकड़ लेता है और जो भी गार्ड उसे रोकने आते हैं उन्हें गोली मार देता है। जब सिर्फ 10 सेकंड बचते हैं तो इलेक्ट्रिक चेयर का मैकेनिज्म नीचे आने लगता है और क्रिस जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। ठीक उसी समय मैडॉक्स फिर से ऑनलाइन आ जाता है और ठीक समय पर ट्रायल रोक देता है। ट्रायल रुकने के बाद क्रिस लिफ्ट से नीचे लॉबी में जाता है और एक मरे हुए गार्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है। क्रिस मैडॉक्स से डेविड के बारे में जानकारी ढूंढने को कहता है और साथ ही रॉब को शांत करने की कोशिश करता है। तभी रॉब अपने पास से बम को उड़ाने वाला रिमोट यानी डेटोनेटर निकाल लेता है। इससे पहले कि रॉब बटन दबाए, मैडॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देता है और कहता है कि वह उसे अपने भाई डेविड को बेगुनाह साबित करने का मौका देगा। रॉब कहता है कि जिस समय मर्डर हुआ था उस समय वह डेविड से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन मैडॉक्स बताता है कि जब पुलिस को डेविड की लाश मिली तब उसके पास कोई फोन नहीं मिला था। जब रॉब मैडॉक्स से बहस करता है तो ब्रिट खुद को छुड़ाने के लिए उसका हाथ काट लेती है। उसी समय क्रिस रॉब पर कूद पड़ता है और दोनों बम के रिमोट यानी डेटोनेटर के लिए लड़ने लगते हैं। रॉब लगातार गोली चलाता रहता है, लेकिन क्रिस डेटोनेटर की कुछ तारें खींचकर उसे बंद करने की कोशिश करता है। इसके बाद क्रिस रॉब के हाथ से बंदूक भी छीन लेता है। क्रिस बंदूक पकड़कर रॉब पर तान देता है क्योंकि वह निकोल की मौत का बदला लेना चाहता है। ब्रिट रोने लगती है और क्रिस से कहती है कि रॉब को मत मारो। जब क्रिस थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है तब रॉब जोर देकर कहता है कि वह पूरे समय डेविड से फोन पर बात कर रहा था। रॉब बताता है कि उसने उसी समय पुलिस स्टेशन में भी फोन किया था। तभी अचानक जैक रॉब को गोली मार देता है। इसके बाद क्रिस जैक को रोकता है ताकि वह रॉब पर दोबारा गोली न चलाए। रॉब बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में एक महिला से फोन पर बात की थी और उस महिला ने कहा था कि वह डेविड की कॉल हिस्ट्री चेक करेगी, इसलिए जिसने भी डेविड को अरेस्ट किया था उसे सच पता था। मैडॉक्स पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड चेक करता है और पता लगाता है कि किसी ने सच में रॉब की कॉल हिस्ट्री देखी थी ताकि यह पता चल सके कि उसने डेविड से बात की थी। तभी क्रिस को याद आता है कि जैक ने ही डेविड को अरेस्ट किया था, इसलिए वह उससे सच पूछना चाहता है। जैक सच बताने से मना कर देता है, लेकिन उसी समय मैडॉक्स उसके रिकॉर्ड और हिस्ट्री चेक करना शुरू कर देता है। जांच में पता चलता है कि डेविड का फोन सबूत के बॉक्स में रखा गया था, लेकिन जैक ने उसे वहां से निकालकर नदी में फेंक दिया था। आखिर में जैक मान लेता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को लगे कि सख्त सजा और दया वाला सिस्टम शहर को सुरक्षित रखता है। क्रिस कहता है कि अब सही इंसाफ होना चाहिए और वह बाकी पुलिस वालों से जैक को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इसके बाद क्रिस ब्रिट से मिलने के लिए भागता है। मैडॉक्स को एहसास होता है कि उसने एक बेगुनाह आदमी को मार डाला है और वह सोचती है कि उसने क्या किया है। क्रिस मैडॉक्स से कहता है कि जैसे इंसान गलतियां करते हैं वैसे ही एआई भी गलती कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि उन गलतियों से सीख लिया जाए।